कि अभी ये जो आज सुनवाई हो रही है, ये करीब 70 से ज्यादा याचिकाएं जो लिस्टेड थी, जिसको लेकर ये मामला अदालत में आज आया सुनवाई के लिए। मतलब अभी तो अदालत एक तरीके से ये मामला खुद सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनेगी या फिर किसी हाई कोर्ट को रेफर किया जा सकता है। अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, अभी तो इस पर भी अदालत ने मोहर नहीं लगाई है कि आखिरकार इस मामले की सुनवाई होगी कहां। दर्शकों को ये क्लैरिटी दीजिए, उसके बाद फिर आते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं आज सुनवाई के दौरान। बिल्कुल रोमाना, देखिए कोर्ट ने जब जो सुनवाई की शुरुआत की है उस शुरुआती 10-15 मिनट में ही साफ कर दिया है कि अभी हम जो सुनवाई कर रहे हैं वो एडमिसिबिलिटी पर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन याचिकाओं पर जो 72 अब तक याचिकाएं आ चुकी हैं, अभी कई और आ सकती हैं, तो इन याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं करेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज जो 2 घंटे की बहस हुई है ये एडमिसिबिलिटी पर हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये जो देख रहा है कि ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई लायक मानता है या नहीं मानता है, और अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है। हालांकि जो तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि हमको जो है आप नोटिस जारी कर दीजिए, हम 2 हफ्ते में जवाब दे देंगे और उसके बाद में आप इसकी रोजाना सुनवाई कर लीजिए या तेज गति से सुनवाई आगे बढ़ा दीजिए। तुषार मेहता ने इस बात का जिक्र जरूर किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसी तरह का नोटिस जारी नहीं किया है और उसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये देख रहा है कि इन मामलों को सुनवाई योग्य माना जाए या नहीं माना जाए। और ऐसे में फिर मैं दोहरा देती हूं दर्शकों के लिए कि अभी ये एडमिशन स्टेज के लिए कि आखिरकार ये मामला एडमिसिबल और ये मामला किस कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ही इस मामले पर सुनवाई करे या फिर किसी हाई कोर्ट को ये मामला सौंप दिया जाए सुनवाई के लिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तमाम दलीलों के आधार पर इस मामले को तौला जा रहा है, ये तय करने के लिए कि इस मामले पर सुनवाई होगी कहां। और उसी दौरान यहां पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर में जब कोई मामला आता है सुनवाई के लिए, तो आप जानते हैं इस बात को कि मामले में सुनवाई फिर संविधान और संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उसकी बुनियाद पर उनकी रक्षा के तहत की जाती है। और ऐसे में किस तरीके से वो अलग अलग मौलिक अधिकार जो संविधान देता है उसका उल्लंघन इस वक्त संशोधन कानून के जरिए हो रहा है। ये जो याचिकाएं पहुंची थी, इन्हीं को लेकर दलीलें किस तरीके से रखी गई हैं। तो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। तो आज अदालत में जो कार्रवाई हुई है उसी को लेकर ये वकील की तरफ से ब्यौरा रखा जा रहा था मीडिया के सामने। में सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है और निपुण सहगल जो है वो कोर्ट रूम में ही मौजूद थे जब ये सुनवाई चल रही थी। सबसे पहले तो निपुण ये बताइए कि आज की सुनवाई में क्या हुआ है, क्या किसी तरीके का कोई आदेश, कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिया गया है? जी नहीं, कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया गया है। जब सुनवाई खत्म होने वाली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडिकेट किया, ये संकेत दिया कि वो 2 आदेश देने जा रहा है तब तक जब तक कि ये सुनवाई लंबित रहती है सुप्रीम कोर्ट में, तब तक के लिए। यानी नोटिस जारी किया जाएगा और एक अंतरिम कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी जो सरकारी जो नामित प्रतिनिधि होते हैं उनके अलावा सभी मुस्लिम हो। और उससे भी बड़ी चिंता जो जताई जा रही है वक्फ कानून विरोधी जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कि वक्फ बाय यूजर जो है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी वो वक्फ नहीं रह जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तक सुनवाई लंबित रहती है यहाँ पर तब तक
सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख तो यूं ही चली जाएगी, ऐसी आशंका उन्होंने जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडिकेट किया, चीफ जस्टिस ने इसका संकेत दिया कि ऐसा आदेश वो देंगे, लेकिन तमाम वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत, जिनका कहना था कि उनकी बहुत सारी बातें अभी अधूरी रह गई हैं और इस पहलू पर वो बात करना चाहते हैं। ऐसे में कोर्ट ने कल दोपहर 2 बजे के लिए फिर से सुनवाई तय कर दी है और कहा है कि जिन लोगों की बातें रह गई हैं वो अपनी बातें कहें। लेकिन मैं जरा सा आपको रोक दूं। निपुण सहगल याचिकाकर्ता इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, और जिस तरह से ये वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। ठीक है, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये भी चिंता जताई गई कि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पे भी वक्फ का दावा किया गया है, इस तरह के भी मुद्दे होते आए। मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ, हमने अभी ऐसा कभी नहीं, देखिए कोई भी आदमी खड़े होकर के मीडिया के अंदर कह दे, देखिए वक्फ की यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और सबका गजट नोटिफिकेशन है, वो सब जो है गजट में है और एरिया भी गजट के अंदर है। जबकि मैं चेयरमैन था तो हमने सारे केसेस जीते। अब जब इनका, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब उसके बाद जब मैं 2023 में चेयरमैन नहीं रहा, पद से हट गया, तो अब रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है वो जो है उसको देख रहे हैं। तो शाही ईदगाह का मसला आया, तो शाही ईदगाह की ज़मीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहाँ, उसके अंदर महरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी ज़मीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज़ का, और सारी ज़मीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी ज़मीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे, और डीएम को सबसे ऊपर जबकि रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।